बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सदियों बाद एक खौफनाक पुरअसरार नावल, एपिसोड नंबर 5। वो आहिस्ता आहिस्ता इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा और उसके सीने पर लंबे लंबे नाखूनों वाला पंजा बढ़ा ताकि उसका सीना चाक कर दे। मगर उसके सीने से हाथ टकराते ही सीने से सफेद बिजली की सी लहरें निकली और उस खौफनाक शख्स से लिपट गई, क्योंकि इंस्पेक्टर कादरी ने अपने सीने पर सूरे नास का दम किए रखा था। सफेद बिजली की सी लहरें लिपटते ही वो बड़ी अजियतनाक आवाज में चीखे मारने लगा और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसकी ये हालत देखकर अतमाल भी डरकर पीछे हट गया और हैरत और खौफ से कभी इंस्पेक्टर की तरफ देखता और कभी खौफनाक शख्स की तरफ जो कटे हुए मुर्ग बिस्मल की तरह तड़प रहा था। वो सफेद लहरें अब भी उससे लिपटी हुई थी। फिर देखते ही देखते वो लहरें उसकी नाक के रास्ते उसके जिस्म में उतर गई और उस खौफनाक शख्स के जिस्म को आग लग गई और वो सूखी हुई लकड़ी की तरह धड़ाधड़ जलने लगा। अब उसकी चीखें आकाश को छू रही थी। ये देखकर अतमाल उड़ने वाले चमगादड़ ने भी फासला बढ़ा लिया। उसकी चीखें सुनकर इंस्पेक्टर भी होश में आया। उसने उठते ही हालात का जायजा लिया और फिर जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा साफ करके रुमाल फेंका। उस पीप मिले खून की बदबू से अब भी उसका दिमाग फटा जा रहा था, मगर उसके खास कायम हो चुके थे। उसने फौरन ही चांदी का पिंजरा खोला और बुलंद आवाज में सूरह नास पढ़नी शुरू की। इंस्पेक्टर को खड़े होते देखकर अतमाल खौफ से कांपना शुरू हो गया। सूरह नास पढ़ते ही वो जमीन पर गिरा और उस पर जान करने की सी कैफियत तारी हो गई। राजेल बिन तमाशी अजान दे रहा था और अर्जुन तड़प रहा था। इधर राजेल बिन तमाशी ने अजान खत्म की, उधर अर्जुन तड़प तड़प कर अधमुआ हो चुका था और अब फटी फटी निगाहों से जमीन पर पड़ा राजेल बिन तमाशी जिन की तरफ देख रहा था। अब अर्जुन में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकता। यही हाल शंकर का था। वो भी सदाए हुए बैल की तरह चुपचाप बैठा उन्हें देख रहा था। उसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ सकता या कोई मंत्र पढ़कर अपना दिफा करता। राजेल बिन तमाशी ने उन दोनों से मुखातिब होकर कहा, तुम क्या समझते हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ और तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे बूढ़े हाथों में अब भी इतना दम है कि तुम जैसे हिवानों का मुकाबला कर सके। एक गूढ़ आत्मा और एक जादूगर तो क्या मुझे तुम जैसे 1000 मिलकर भी शिकस्त नहीं दे सकते। फिर उसने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, रागा बिन मलियान, अगर दुनिया देखनी है तो इस पर कब्जे के ख्वाब देखना बंद कर दो। अगर मैं चाहूं तो तुम दोनों को अभी और इसी जगह पर खत्म कर सकता हूँ, मगर मैं किसी का नाजायज खून अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहता। इसलिए तुम दोनों अपने घर चले जाओ। फिर उसने 3 बार कहा, अपने घर चले जाओ, और हाथ फिजा में झटक दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोनों शंकर के घर में आ गिरे। उनको काफी चोटें आई, मगर जान बच जाने पर वो खुश भी थे। उनका घर गिरदो गुबार में अटा पड़ा था। जाबजा मकड़ियों के जाले लगे हुए थे, मगर उनमें उठकर सफाई करने की हिम्मत न थी। अर्जुन ने कहा, यार वो तो बड़ा खतरनाक बूढ़ा था, मैं तो उसे कमजोर सा समझ रहा था। इसीलिए तो मैं तुम्हें रोक रहा था कि ये मुसलमान जिन है, इसके पास जरूर नूरानी शक्ति होगी। मगर तुम पास नहीं आए और उससे जबरदस्ती मालूमात लेना चाहते थे। वो तो भगवान की दया समझो कि उसने तुम्हें बदरू समझकर हमें यहाँ से वापस फेंक दिया। अगर उसे पता चल जाता कि तुम बदरू नहीं बल्कि एक इंसान हो और तुमने बदरू बनने का अमल किया है तो शायद वो हमें जिंदा न छोड़ता। और जिन इस बात पर मुतमिन और खुश था कि शंकर को अब भी पता नहीं चला कि मैं बदरू हूँ और मेरा नाम रागा बिन मलियान है और मैं अपनी ही लाश की तलाश में हूँ। फिर अर्जुन ने शंकर से पूछा, अब हम रागा बिन मलियान की लाश कैसे तलाश करेंगे? शंकर ने कहा, हम पहले ठीक तो हो जाएं। सारे जिस्म पर पहाड़ से फैलने की वजह से खराशे और जख्म ही जख्म है। फिर कोई तरीका निकालेंगे रागा बिन मलियान की लाश को तलाश करने के लिए। फिर शंकर ने एक अमल पढ़ा और एक काली कलोटी सी औरत हाजिर हो गई। शंकर ने कहा, हम सो रहे हैं, जब तक जागे तो सारे घर की सफाई कर दो और बाहर ताला लगा हुआ है वो खोलकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दो। ठीक है आका, मैं ये सब काम अभी कर देती हूँ। और फिर उन्होंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। जब वो सोकर उठे तो शाम हो चुकी थी और वो काली कलोटी औरत सफाई करके जा चुकी थी। उन दोनों ने उठकर बारी बारी स्नान किया, कपड़े बदले। अब उनकी हालत बेहतर हुई। उन्होंने तिलिस्मी अंगूठी के जरिए खाना मंगवाया और खाना खाकर उनमें कुछ दम आया। फिर शंकर अर्जुन ने घर में पड़ी हुई मरहम अपने जख्मों पर लगाई।
ये मरहम शंकर ने जादू के जरिए तैयार की थी। उसके लगाने से जख्म 7 घंटे में ठीक हो जाते थे। अब वो दोनों बिस्तर पर लेट गए और अर्जुन शंकर से पूछने लगा, यार अब हमारे मंसूबे का क्या होगा, क्योंकि इतनी तवील सफर के बावजूद हम आज भी वही हैं जहां से हम चले थे। अब तो रात हो चुकी है, इसलिए सुबह ही कुछ करेंगे। मेरा एक दोस्त जादूगर है जो कि काले अमलियात का माहिर है, हम उससे मिलेंगे, शायद वो इस बारे में हमारी कुछ मदद कर सके। अभी हमें मजीद आराम की जरूरत है ताकि तब तक हमारे गांव भर जाएं। वो तो ठीक है, मगर इतनी देर सोने के बाद नींद कहाँ आएगी। मेरे पास एक मंत्र है, इसे पढ़कर फौरन नींद आ जाती है। फिर उसने मंत्र पढ़कर अर्जुन और अपने आप पर फूंका और वो दोनों सपनों में खो गए। इंस्पेक्टर कादरी बुलंद आवाज से सूरत नाश पढ़ रहा था और अतमाल जमीन पर तड़प रहा था और चांदी का पिंजरा खुला हुआ था। ऐसे में वही भयानक चमगादड़ बड़ी बेचैन दिखाई दे रही थी। वो बार बार इंस्पेक्टर पर चिपकने के लिए आती, मगर फिर उससे दूर चली जाती। शायद उसे भी अल्लाह के पाक कलाम से तकलीफ हो रही थी। वो इंस्पेक्टर को ये कलाम पढ़ने से रोकना चाहती थी, मगर उसका बस नहीं चल रहा था। इंस्पेक्टर मुसलसल सूरह नाश का वेट कर रहा था। वो भयानक चमगादड़ दरअसल रूपा की बदरूह थी, जो जलने के बाद स्याह चमगादड़ का रूप धार चुकी थी। इसलिए वो अतमाल को बचाना चाहती थी, क्योंकि अतमाल जैसा भी था आखिर उसका बेटा था, और फिर अब तो वो खुद भी एक बदरूह थी। वो अतमाल की माता थी और कोई भी माता अपने बच्चे को मरते हुए या तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। वो बेचैनी के साथ इधर उधर मंडला रही थी। वो खौफनाक शक्ल का आदमी भी जलकर राख हो चुका था। तड़पते तड़पते अतमाल अब साकित हो चुका था और उसकी भयानक शक्ल भी अब गायब होती जा रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वापस एक मासूम से बच्चे में तब्दील हो गया। चमगादड़ की बेचैनी और बढ़ गई। फिर अतमाल थके थके कदमों से उठ खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चांदी के पिंजरे की तरफ बढ़ने लगा। चांदी के पिंजरे के करीब पहुंचकर उसने बड़ी रहम तलब नजरों से आकाश पर उड़ती उस भयानक चमगादड़ की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो, माताजी मुझे बचा लो। और फिर इससे पहले कि वो पिंजरे में दाखिल होता, उस भयानक चमगादड़ ने एक करीहा चीख मारी और उड़ती हुई उस चांदी के पिंजरे में दाखिल हो गई। फिर पिंजरा बंद हो गया। वो ये देखते ही इंस्पेक्टर ने सूरह नाश पढ़नी बंद की और उस चांदी के पिंजरे की तरफ बढ़ा ताकि चमगादड़ को निकालकर अतमाल को इसमें डाल सके। मगर एक माँ ने अपने बेटे की जिंदगी बचा ली थी। उसने खुद को कैद करके अपने बेटे को आजादी का तोहफा दे दिया था। सूरह नाश की आवाज बंद होते ही अतमाल को जैसे होश आया। उसने एक भयानक चीख मारी और भाग पड़ा। इंस्पेक्टर भी बेइख्तियार उसके पीछे लपका, मगर अतमाल की रफ्तार कहीं ज्यादा थी और फिर जान बचाने पर तो वो एक नए जोश के साथ भागा था। वो जानता था इंस्पेक्टर के हाथ आना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, इसलिए वो चंद ही सेकंड्स में छलावे की तरह नजरों से ओझल हो गया। इंस्पेक्टर चंद कदमों उसके पीछे भागा, मगर उसकी रफ्तार देखकर लौट आया। फिर उसने गुस्से से पिंजरे को ताला लगाया, चाबी जेब में डाली और पिंजरा जीप में अगली सीट पर अपने पास रखा और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। और उस तरफ जिधर अतमाल गया था, काफी दूर तक उसने तलाश किया, मगर अतमाल को न मिलना था न मिला। आखिर तक हार कर इंस्पेक्टर ने जीप मोड़ी और वापस चल पड़ा। दौड़ते दौड़ते अतमाल काफी दूर निकल आया। इंस्पेक्टर भी उसके पीछे दौड़ा था, मगर अतमाल तो मौत के मुंह से निकल कर आया था। वो भला उसके हाथों क्यों आता। जल्द ही इंस्पेक्टर का काफी पीछे दूर गया। काफी दूर भागने के बाद उसे वीराने में एक शिकस्ता हाल इमारत नजर आई, जिसका सदर दरवाजा भी गिरा हुआ था। अतमाल ने उस इमारत का रुख किया। अंदर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि इमारत के तमाम कमरे गिरे हुए हैं। सिर्फ एक कमरा सलामत था और उस इमारत में कोई इंसान नहीं था। अतमाल उसी कमरे की तरफ बढ़ा। उसका दरवाजा सही था। जैसे ही अतमाल ने दरवाजा खोला, सामने ही एक चुड़ैल बैठी नजर आई। उस चुड़ैल के अलावा कमरे में और कोई नहीं था। उस चुड़ैल ने अतमाल को देखते ही पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं इंस्पेक्टर कादरी से बचकर आ रहा हूँ। उसने मेरी माता को गिरफ्तार कर लिया है। मैं यहाँ रहना चाहता हूँ ताकि उसकी गिरफ्त में ना आ सकूं। इंस्पेक्टर कादरी ने मेरा नाम अतमाल रखा है। ये मेरा घर है, मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं दे सकती। वैसे भी इंस्पेक्टर एक साहिब इल्म शख्स है। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने उसके दुश्मन को पनाह दी है, तो वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। मगर अतमाल को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और फिर उसकी हालत बदलने लगी। अब उसकी शक्ल भयानक होती जा रही थी और उसके जिस्म पर बाल निकल आए थे। अब वो एक वहशी रीछ दिखाई दे रहा था। उसकी बदलती हालत देखकर चुड़ैल उस पर झिपटी, मगर अतमाल ने उसे किसी खिलौने की तरह उठाकर जमीन पर दे मारा। चुड़ैल ने एक दिलदोज चीख मारी और अतमाल से लिपट गई। उन दोनों में खूनी जंग शुरू हो चुकी थी, मौत और जिंदगी की जंग। चुड़ैल भी काफी जोर आवर थी, मगर अतमाल भी रागा बिन मलियान का बेटा था, जिसमें 7,000 बदरूहों की शक्ति थी।
उसने कुछ ही देर में चुड़ैल को जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया और फिर अतमाल ने उस चुड़ैल के एजा उधेड़ने शुरू कर दिए। चंद ही मिनट्स में चुड़ैल की चीखें फिजा में गूंजती रही, मगर वहां सुनने वाला कोई भी न था। अब चुड़ैल साकित हो चुकी थी और अतमाल उसके गोश्त और खून से अपनी भूख प्यास मिटा रहा था। चुड़ैल के बदबूदार खून की बू हर तरफ फैल चुकी थी, मगर अतमाल उसका खून किसी मशरूब की तरह पी रहा था। कुछ ही देर के बाद वहां चुड़ैल की हड्डियों का ढेर रह गया। अतमाल उसके कमरे में लेट चुका था। अब वो कमरा अतमाल के कब्जे में था, जहां वो आसानी से रह सकता था। सुबह शंकर की आंख जल्द ही खुल गई। उसने अर्जुन को भी उठाया और कहा, हाथ मुंह धो लो, नाश्ता करके फिर अपने इस जादूगर दोस्त के पास चलते हैं। सुबह ही सुबह वो मिल भी जाएगा। अर्जुन ने उठकर हाथ मुंह धोया और कहा, यार मैं नाश्ता लेकर आता हूँ। इस अंगूठी से तो रोज ही काम लेते हैं। अब तो हम अपने शहर में हैं, फिर इससे काम क्यों ले। अब तक तो मजबूरी थी, अब तो कोई मजबूरी नहीं है। शंकर ने कहा, यार जल्दी आना और नाश्ता भी थोड़ा ही लाना, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं वहां भी कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। क्योंकि मेरा दोस्त खाने पीने का बहुत शौकीन है, इसलिए कुछ खाए पिलाए बगैर आने ना देगा। ठीक है, मैं अभी आया, इतने में तुम चाय बना लो। सुबह हो चुकी थी और इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को साथ लेकर थाने वापस जा रहा था। अचानक एक सिपाही की नजर एक हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां पे अर्जुन खड़ा था। उसे देखते ही सिपाही ने इंस्पेक्टर कादरी से कहा, सर ये अर्जुन तो यहाँ खड़ा है, जिसे डीएसपी शेर सिंह साहिब काफी दिनों से तलाश कर रहे हैं। अर्जुन का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर ने एकदम जीप रोकी और उस सिपाही से पूछा, क्या ये वही अर्जुन है जिसको गुल्लू दादा ने अपने तहखाने में बंद कर दिया था और उसने वहां से निकलकर गुल्लू दादा के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया था? हाँ सर, ये वही अर्जुन है, मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ। इंस्पेक्टर उस सिपाही की बात सुनकर फौरन समझ गया कि अर्जुन ही वो बदरू है जिसका नाम रागा बिन मलियान है और अतमाल इसी का बेटा है। वो फौरन जीप से उतरा और सिपाही को भी साथ आने का इशारा किया और अर्जुन की तरफ बढ़ गया। पुलिस को देखते ही अर्जुन ने पूछा, क्या बात है इंस्पेक्टर साहिब, आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा, मगर किस जुर्म में? ये तो आपको डीएसपी साहिब ही बताएंगे, उन्होंने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे रखा है। डीएसपी का नाम सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, ओ डीएसपी शेर सिंह साहिब? जी शेर सिंह साहिब तो आपसे मिलने के लिए बेचैन है। ठीक है, मैं कुछ देर में आता हूँ। नहीं जनाब, आपको अभी हमारे साथ चलना पड़ेगा, नाश्ता हम आपको वहीं करा देंगे। मेरा एक दोस्त घर पर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं नाश्ता करके हाजिर हो जाऊंगा। हम कुछ ही देर में आपको वापस इसी जगह ड्रॉप कर देंगे, आप हमारे साथ चलिए तो सही। और फिर अर्जुन ना चाहते हुए भी इंस्पेक्टर के साथ चल पड़ा। जीप के करीब पहुंचकर इंस्पेक्टर ने अर्जुन को अगली सीट पर बैठने का इशारा किया और चांदी के पिंजरे में बंद चमगादड़ें चीखें मारने लगी, जैसे अर्जुन को बताना चाह रही हो कि ये इंस्पेक्टर बड़ा खतरनाक आदमी है, ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से चले जाओ। मगर अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर ने जीप में बैठते ही उस पर हिसार लगा दिया था, इसलिए अर्जुन को चमगादड़ की बात समझ नहीं आ रही थी। थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर ने चांदी का पिंजरा उठाया और अर्जुन को अपने साथ आने का इशारा करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने चांदी का पिंजरा मेज पे रखा और खुद कुर्सी पर बैठ गया और अर्जुन को अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। कुर्सी पर बैठते ही उसने अर्जुन से पूछा, आप हिमालय से कब वापिस आए? इंस्पेक्टर की बात सुनते ही अर्जुन चौंक पड़ा कि इसे किस तरह मालूम हुआ कि मैं हिमालय गया था। मैं हिमालय नहीं गया, मैं तो अहमदाबाद गया था। झूठ मत बोलो रागा, मैं जानता हूँ तुम और जादूगर हिमालय गए थे और वहाँ राजील बिन तमाशे जिनसे मुलाकात करने गए थे। ये सुनकर अर्जुन परेशान हो गया। ये सब आपको किसने बताया? ये मेरे अपने जराए हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये बातें राज की रहें तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, वरना दूसरी सूरत में ये तमाम बातें डीएसपी शेर सिंह साहिब को, शंकर को और तुम्हारे दोस्तों को सब कुछ बता दूंगा। और साथ ही ये भी कि तुम ही रागा बिन मलियान हो और तुम एक गौड़ आत्मा हो और अपने जिस्म की तलाश में हो। ये सुनते ही अर्जुन ने गुस्से से इंस्पेक्टर की तरफ देखा और अपनी शक्तियों से काम लेने की कोशिश की ताकि फौरन ही इंस्पेक्टर को खत्म करके यहाँ से निकल जाए। उसे ऐसा करते देखकर इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कोशिशें फजूल हैं रागा बिन मलियान, अब तुम्हारी कोई शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। मैंने तुम पर हिसार कायम खींच दिया है। अब तुम मुकम्मल तौर पर मेरे कब्जे में हो, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक इंसानी जिस्म में हो। अब ना तो तुम ये जिस्म छोड़ सकते हो और ना ही मेरे काम से इनकार कर सकते हो, वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। ये सुनकर रागा बिन मलियान ने अर्जुन के जिस्म से निकलने की कोशिश की, मगर बेसूद। वो समझ गया कि इंस्पेक्टर सही कह रहा है, मैं अब मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में हूँ।
ना तो मेरी शक्ति काम कर रही है और न मैं अर्जुन के जिस्म को छोड़ सकता हूँ। उसने थक कर कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और एक ठंडी सांस लेकर पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं एक बदरूह के बेटे को पकड़ना चाहता हूँ जिसका नाम आत्माल है। एक बार मैंने उसे पकड़ भी लिया था मगर वो मेरे एक आदमी की नाअहली से आजाद हो गया। आत्माल का नाम सुनते ही चमगादड़ ने फिर चलाना शुरू कर दिया मगर अर्जुन को समझ न आया। उसने पूछा, ये चमगादड़ को तुमने क्यों पकड़ रखा है? रागा, हम तो बदरूहों के शिकारी हैं और ये भी एक बदरूह है, इसीलिए इसको कैद कर रखा है। ये सुनकर अर्जुन ने खौफ से एक झुरझुरी सी ली और इंस्पेक्टर ने कुछ पढ़कर चमगादड़ की तरफ फूंक मारी तो वो चीखती हुई चमगादड़ फौरन चुप हो गई। बदरूहों को पकड़ना मेरा मशगला है। तुम भी एक गूर आत्मा हो, इसलिए तुम आत्माल को आसानी से पकड़ सकते हो। तुम एक बार उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। मगर इस बात की क्या जमानत है कि तुम आत्माल की गिरफ्तारी के बाद मुझे आजाद कर दोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आत्माल को गिरफ्तार करने के बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। उनकी बातें सुन सुनकर चमगादड़ अब भी चीख चीख कर अर्जुन से कह रही थी, अर्जुन तुम इसकी बात न मानना, ये तुमसे तुम्हारे ही बेटी को गिरफ्तार कराना चाहता है। आत्माल तेरा ही बेटा है, मैं उसकी माता रूपा हूँ। मगर उसकी आवाज अर्जुन को सुनाई न दे रही थी और इंस्पेक्टर रूपा की चीख पुकार सुनकर मुस्कुरा रहा था। फिर अर्जुन ने इंस्पेक्टर से पूछा, जब तुम्हारे कब्जे में इतनी बदरूहें हैं तो तुम आत्माल को उनसे क्यों नहीं पकड़वा लेते? बदरूहें तो मेरे पास बहुत सी हैं मगर जो शक्ति तुम में है वो किसी में भी नहीं, इसीलिए मैं आत्माल को तुम्हारे जरिए गिरफ्तार करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं आत्माल को गिरफ्तार करा दूंगा मगर तुमने मेरी सारी शक्तियों को बांध रखा है, उसके बगैर मैं आत्माल को कैसे गिरफ्तार करूंगा? आत्माल की गिरफ्तारी के लिए मैं तुम्हारी शक्तियों को आजाद कर दूंगा मगर मुझे धोखा देने या भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुमसे काम लेने के और भी तरीके जानता हूँ और जब चाहूंगा तुम्हें दोबारा गिरफ्तार कर लूंगा। जब आत्माल को गिरफ्तार कराने की बात तुम मुझे आजाद ही करोगे तो मुझे भागने की क्या जरूरत है? मैं आत्माल को गिरफ्तार करा दूंगा। मेरी आजादी के साथ तुम्हें मेरे राज भी राज ही खुल रखने होंगे। इस बात से तुम बेफिक्र हो, तुम्हारा राज मेरे सीने में दफन ही रहेगा। अब मैं तुम्हारा हिसार खत्म कर देता हूँ ताकि तुम किसी किस्म की दिक्कत महसूस न करो। फिर इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालकर उसे देते हुए कहा, इस मोबाइल के सिफर के हिस्से पर अपने सीधे हाथ की बड़ी उंगली रखो और बाएं हाथ की बड़ी उंगली इसके 9 हिस्से पर रखो। इससे क्या होगा? इससे मैं तुम्हारा हिसार खत्म कर दूंगा। अर्जुन ने मोबाइल फोन लेकर इंस्पेक्टर के बताए हुए नंबरों पर उंगलियां रखी। इंस्पेक्टर ने कुछ पढ़कर अर्जुन की तरफ फूंक मारी और उसका हिसार खत्म हो गया। उसने फिर कुछ पढ़कर फूंक मारी तो अर्जुन को यूं महसूस हुआ जैसे इस फोन में से लहरें सी निकलकर उसके जिस्म में जा रही हूँ। फिर ये सिलसिला बंद हो गया तो इंस्पेक्टर ने मोबाइल फोन लेकर जेब में डाला और अर्जुन से कहा, अब तुम पर से हिसार खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाता हूँ, फिर तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो। नहीं जनाब, आपकी मेहरबानी, आप मुझे वापस भिजवा दे क्योंकि मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं रात को आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, रात 10 बजे मुझे जमुना के पुल पर मिलना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं 10 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। एक सिपाही को बुलवाकर कहा, अर्जुन को वहीं छोड़ाओ जहां से हम उसे लेकर आए थे, और सिपाही अर्जुन को साथ लेकर चला गया। फिर इंस्पेक्टर ने चमगादड़ की तरफ देखा और कहा, अब बताओ तुमने अर्जुन को क्या कहा था? क्या तुम ही वो रूपा हो जिसकी अर्जुन ने इज्जत लूटी थी? मगर चमगादड़ खामोश थी। इंस्पेक्टर ने कहा, ये तो मुझे मालूम हो ही गया है कि तुम रूपा हो और अब एक बदरूह का रूप धार चुकी हो, मगर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुमने अपने आप को कैद करा के आत्मा की जान बचा दी है? हरगिज नहीं। ऐसा करके तुमने अपने आप को भी अजाब में डाल दिया है। तुम्हारे ऐसा करने से आत्माल को घूमने फिरने के लिए कुछ वक्त जरूर मिल गया है मगर वो हमेशा के लिए आजाद नहीं हुआ। मैं आज ही रात उसे दोबारा पकड़ूंगा, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए कि उसका बाप खुद उसे पकड़कर मेरे हवाले कर देगा। चमगादड़ ने अपनी सुर्ख आंखों से इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। आत्माल की रिहाई के बदले तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगी। तुम तो खुद एक बदरू हो और मेरी कैद में हो, तुम मुझे क्या दे सकती हो? तुम मुझे आजाद कर दो और आत्माल को गिरफ्तार न करने का वादा करो तो मैं तुम्हें सोना, हीरे, जवाहरात और जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो तुम ये चाहती हो कि मैं बेगुनाह इंसानों को तुम्हारे बेटे के रहमो करम पर छोड़ दूं, अपने बड़ों की इज्जत वकार को तुम्हारे आगे भेज डालूं और अपनी नेक नामे का जनाजा अपने ही कांधों पर उठा लूं। फिर उसने चमगादड़ की आंखों में आंखें डालकर बड़े बावकार लहजे में कहा, ये कभी नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर कादरी को कोई खरीद नहीं सकता। न मैं कभी किसी के आगे बिका हूँ और न ही अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुका हूँ।
इतने में डीएसपी शेर सिंह ने इंस्पेक्टर कादरी के कमरे में दाखिल होते हुए कहा, तुझे कौन खरीद सकता है। इंस्पेक्टर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, कोई नहीं सर, मैं तो वैसे ही बात कर रहा था। फिर डीएसपी शेर सिंह ने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तू किसके साथ बातें कर रहा था। इंस्पेक्टर ने कहा, सर मैं तो अपने आप से बातें कर रहा था। अब इधर देखें। इसने चमगादड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने किसे पकड़ा है। डीएसपी शेर सिंह ने कहा, यार मुझे तेरी अब तक समझ नहीं आई। सर किस बात की समझ नहीं आई। पहले तू एक बच्चे को पकड़ लाया था और कहता था कि ये बड़ा ही खतरनाक है। वो तो वाकई बड़ा खतरनाक था। अब इस चमगादड़ को पकड़ लाए हो। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, सर जब भी कोई मुलजिम पकड़ा नहीं जाता तो हम उसके घर वालों को पकड़ लाते हैं। इसी तरह वो बच्चा अतमाल नहीं पकड़ा गया तो मैं इसकी माता को पकड़ कर लाया हूँ। ये चमगादड़ भी एक बदरू है और अतमाल इसका बेटा है। शेर सिंह ने हैरानगी से चमगादड़ की तरफ देखा और कहा, भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मगर तुम्हारी बात झूठी नहीं हो सकती। फिर उसने इंस्पेक्टर कादरी से पूछा, अर्जुन कहाँ है। मुझे तो पता लगा था कि तुमने अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर ने कहा, सर मैंने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि वो खुद आया था और मुझे बताकर गया कि मैं अहमद आबाद गया हुआ था, आज ही आया हूँ और जल्द ही डीएसपी साहिब से मिलूंगा। उन्हें कहना कि फिक्र मत करें। ये सब इंस्पेक्टर ने शेर सिंह से इसलिए कहा ताकि शेर सिंह मुतमिन रहे और अर्जुन को तलाश न करें, क्योंकि वो अब जान गया था कि शेर सिंह को सीधी बात बतानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अतमाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज्यादा शेर सिंह ने ही उसका मजाक उड़ाया था और यकीन नहीं किया था और अतमाल को पिंजरे समेत जेल भेजने का हुक्म दिया था। इंस्पेक्टर कादरी की बात सुनकर डीएसपी शेर सिंह मुतमिन हो गया और कहने लगा, ठीक है, वो अब आए तो उसे जाने न देना, मुझे फोन करके बुला लेना। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है सर, आप फिक्र न करें, मैं आपसे मिलवा दूंगा। ये कहकर डीएसपी शेर सिंह चला गया और इंस्पेक्टर कादरी कपड़े बदलकर नहाने चला गया। अर्जुन नाश्ता लेकर घर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी और शंकर बेचैनी से उसका मुंतजिर था। अर्जुन के घर में दाखिल होते ही उसने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? मैं तो परेशान हो रहा था यार, पुलिस वाले मिल गए थे, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाकर आया हूँ। पुलिस वाले तुमसे क्या चाहते हैं? मैं पहले उनके लिए मुखबरी का काम करता था और मुख्तलिफ जगहों से रिश्वत की रकम वसूल करके उन तक पहुँचाता था। वो अब भी यही चाहते हैं कि मैं उनके लिए फिर से काम शुरू करूं, मगर मैं उन्हें कह के आया हूं कि अभी कुछ दिन आराम करूंगा, फिर कोई काम के बारे में सोचूंगा। फिर शंकर और अर्जुन ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और फिर वो दोनों उस जादूगर से मिलने के लिए घर से निकल खड़े हुए, जो कि शंकर का दोस्त था। उसके घर पहुंचकर पता चला कि वो तो कहीं मुल्क से बाहर गया है और चंद दिन के बाद वापिस आएगा। उसके बाद वो दोनों घर आए। घर आकर अर्जुन बिस्तर पर लेटा और शंकर ने टीवी ऑन किया ताकि कुछ वक्त गुजारा जाए। अर्जुन सोचने लगा कि ये इंस्पेक्टर कितना खतरनाक आदमी है। मैं तो शंकर को ही अपने लिए खतरनाक समझता था, मगर इंस्पेक्टर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ है। इसने बड़ी चालाकी से मुझे कैद कर लिया। वो तो मेरी किस्मत ही अच्छी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया। उसने अपने लालच में मुझे छोड़ा कि मैं अतमाल को गिरफ्तार करा दूंगा, मगर मुझे क्या जरूरत पड़ी है जो मैं अतमाल को पकड़ के इसके हवाले कर दूं। अब मैं इंस्पेक्टर से मिलूंगा ही नहीं, ना मैं उससे मिलूंगा और ना ही वो मुझे अतमाल को पकड़ने के लिए मजबूर करेगा। फिर उसने सोचा, पता नहीं वो चमगादड़ कौन थी और चीख चीख कर मुझे क्या बताना चाहती थी, मगर मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। शायद ये भी उसके हिसार का असर था, वरना तो वो चमगादड़ भी बदरूह थी। मुझे उसकी बात समझ आनी चाहिए थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि शंकर ने उससे पूछा, यार क्या सोच रहे हो? मगर अर्जुन तो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था। शंकर ने उसे खिलाते हुए पूछा, यार कहाँ खोए हुए हो? और अर्जुन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है? शंकर ने हंसते हुए जवाब दिया, यार मैं कब से पूछ रहा हूँ कि क्या सोच रहे हो, मगर तुम तो सुन ही नहीं रहे। कहीं किसी पुलिस वाले को दिल तो नहीं दे आए? अर्जुन ने झिमते हुए जवाब दिया, यार अपने ऐसे मुकद्दर कहाँ जो पुलिस वालों से इश्क करते फिरे। हमारे तो पुलिस वाले ही जान नहीं छोड़ते। शंकर ने पूछा, तुम्हें पुलिस से क्या खतरा? तुम तो पुलिस के अपने आदमी हो। यार ये पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते। सब जानते हैं कि ना तो पुलिस से दुश्मनी अच्छी और ना ही दोस्ती, और खासकर इंस्पेक्टर कादरी। इंस्पेक्टर कादरी का नाम सुनते ही शंकर भी काम किया और उसके चेहरे का रंग फक हो गया। अर्जुन भी उसकी कैफियत भाग चुका था। उसने पूछा, क्या तुम इंस्पेक्टर कादरी को जानते हो? मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। पहले वो बम्बई में होता था। अंधेरी बम्बई के थाने में हवलदार था वो। उसने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया था। मैं उन दिनों बम्बई के एक कब्रिस्तान में अपना माजी में जाने का जाप करता था। एन आखिरी दिन उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उस जाप में रोज एक कंवारी कन्या की हत्या होती थी।
और उसने किसी तरह पता लगाया कि ये सब कत्ल मेरे जाब की वजह से हो रहे हैं। बस उसने ऐन आखिरी वक्त पर मुझे गिरफ्तार करके मेरा जाब नष्ट कर दिया और मुझे हुकूमत से फांसी करा दी। मैंने अपना बहुत सा जादू उस पर आजमाया, मगर उसके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसकी वजह से वो बाहर निकल पड़ा। आखिर में अपने एक मंत्र की वजह से जेल से फरार हुआ और अपना नाम बदल के यहाँ दिल्ली में रहने लगा। मगर लगता है यहाँ से भी मेरा दाना पानी उठ गया है। अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे फिर से गिरफ्तार कर लेगा। अर्जुन ने पूछा, मगर तुमने तो माजी में जाने का जाब पूरा किया हुआ है। शंकर ने कहा, हाँ, बम्बई डिस्ट्रिक्ट जेल से फरार के बाद मैं जयपुर चला गया था और अपना जाब मैंने वहीं पूरा किया था। मगर अब हमें जल्दी ही दिल्ली में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में रहते हुए कभी भी मेरा और उसका सामना हो सकता है। फिर वो मेरे लिए अजाब बन जाएगा। मगर तुम उससे बचकर रहना, वो बदरूहों का शिकारी के नाम से जाना जाता है। तुम भी मंत्र के जरिए बदरू बन जाते हो, कहीं वो तुम्हें सचमुच बदरू समझकर कैद न कर ले। और अर्जुन सोच रहा था कि कैद तो उसने मुझे कर लिया था, मगर मैं बचकर आ गया हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, यार, उसने एक बहुत बड़ी चमगादड़ भी कब्जे में कर रखी है जो बुरी तरह चीख चीख कर कुछ कह रही थी, मगर मेरी समझ में कुछ न आया। इंस्पेक्टर कह रहा था कि ये भी एक बदरू है जिसे मैंने कैद करके रखा है। शंकर ने कहा, तो फिर तुम उस बदरू को छुड़ा देते। वो मेरे कहने से भला उसे कहाँ छोड़ता। यार, उसे कहने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी तिलिस्मी अंगूठी को कह देते, ये उसे छुड़ा देती। तब अर्जुन को अपनी अंगूठी का ख्याल आया कि मैंने इंस्पेक्टर के हिसार को तोड़ने के लिए इससे मदद क्यों ना ली। उस वक्त तो मुझे याद ही ना रहा, शायद मैं इंस्पेक्टर की ताकत देखकर घबरा गया था। अब अगर इंस्पेक्टर से सामना हुआ तो मैं इस अंगूठी से जरूर काम लूंगा। फिर उसने अंगूठी की तरफ देखा और कहा, उस चमगादड़ को आजाद करा दो जिसे इंस्पेक्टर ने चांदी के पिंजरे में कैद कर रखा है। ये कहकर उसने शंकर की तरफ देखा और पूछा, क्या वो चमगादड़ आजाद हो गई होगी? शंकर ने कहा, इससे हमने कई काम लिए, जब वो सब हो गए हैं तो वो चमगादड़ भी जरूर आजाद हो गई होगी। इंस्पेक्टर हवालात में बंद 2 मुलजिमों से पूछताछ में मसरूफ था। ऐसे में एक निहायत खूबसूरत फैशनेबल हसीना मुहर्रर के कमरे में दाखिल हुई और कुर्सी खींचकर मुहर्रर के सामने बैठ गई और दिलकश अंदाज में मुहर्रर की तरफ देखने लगी। मुहर्रर ने जैसे ही उस हसीना से नजरें मिलाई, वो सख्ते में आ गया। उस हसीना की आंखों से नीली लहरें सी निकलकर मुहर्रर की आंखों के रास्ते दिमाग में उतर चुकी थी। दूसरे ही लम्हे मुंशी मुहर्रर ने सहर सदा से अंदाज में पूछा, क्या हुक्म है काली माता? तेरा सेवक हाजिर है। उस हसीना ने मुंशी से कहा, जाओ कादी के कमरे में मौजूद चमगादड़ को आजाद कर दो। मुंशी ये हुक्म सुनते ही किसी रोबोट की तरह इंस्पेक्टर के कमरे में गया, मगर चांदी के पिंजरे को ताला लगा हुआ था। उसने चांदी के पिंजरे की तारें खींचकर तोड़ डाली और चमगादड़ बगैर आवाज पैदा किए उड़ती हुई आकाश की वुसअतों में गुम हो गई। मुहर्रर फिर वापस आकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया और उस हसीना की तरफ देखा। उससे नजरें मिलते ही मुहर्रर की आंखों से वही नीली लहरें निकली और वापस उस हसीना की आंखों में उतर गई। अब उसका जहन आजाद हो चुका था, मगर उसे तो ये भी याद नहीं था कि वो इंस्पेक्टर की चमगादड़ को आजाद कर आया है। मुंशी ने सवालिया नजर से उस हसीना की तरफ देखा और पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मगर वो हसीना कोई जवाब दिए बगैर उठकर चल दी, मगर अब उसकी शक्ल निहायत भयानक हो चुकी थी। वो चंद कदम चली और फिर गायब हो गई। इंस्पेक्टर जैसे ही अपने कमरे में आया, चांदी का पिंजरा टूटा पड़ा था और वो भयानक चमगादड़ भी गायब थी। उसने चंद ही लम्हे में थाने के सारे अमले को इकट्ठा कर लिया, मगर ये कोई भी न बता पाया कि चमगादड़ का पिंजरा किसने तोड़ा और चमगादड़ कहाँ गई। फिर इंस्पेक्टर ने उनसे पूछा कि थाने में कौन कौन आया था। एक सिपाही ने कहा, जनाब, थाने में तो कोई भी नहीं आया, सिर्फ एक औरत आई थी और वो भी मुहर्रर के कमरे में ही बैठी थी, इधर नहीं आई। इंस्पेक्टर ने मुहर्रर से पूछा कि वो औरत कौन थी और क्या लेने आई थी। मुहर्रर ने कहा, सर, वो अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी कि वो रोजाना घर में मारपीट करता है। मगर मैंने उसे समझाया कि पहले अपने बड़ों के जरिए उसे समझाओ, अगर न माने तो फिर मेरे पास आ जाए। फिर वो उसी वक्त उठकर चली गई, इसके अलावा कोई आया नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम सब जाओ, अपना अपना काम करो, मैं उसे खुद देख लूंगा। रात के 10 बज चुके थे। इंस्पेक्टर जमुना के पुल पर खड़ा अर्जुन का इंतजार कर रहा था, मगर अर्जुन अभी तक नहीं पहुंचा था। करीब ही इंस्पेक्टर की जीप खड़ी थी, जिसकी पिछली सीट पर वो चांदी का पिंजरा नजर आ रहा था जिसको मुहर्रर ने तोड़ डाला था, मगर अब वो पिंजरा सही सलामत था। शायद इंस्पेक्टर ने उसे दिन में मुरम्मत करा लिया था। उधर अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा इंस्पेक्टर के मुतालिक सोच रहा था कि अब वो दरियाए जमुना के पुल पर पहुंच चुका होगा और मेरा इंतजार कर रहा होगा, मगर मैं उसकी तरह बेवकूफ तोड़ी हूँ। उसने मुझे पकड़कर छोड़ा, मगर अब मैं उसके हाथ नहीं आऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा नहीं, वो मेरा इंतजार कर करके थक के लौट जाएगा।
फिर उसने शंकर की तरफ देखा। वो बिस्तर पर लेटा सो रहा था। वो आहिस्ता से उठकर बैठा और तिलिस्मी अंगूठी से कहा, ए तिलिस्मी अंगूठी, मुझे इंसानी खून दो। फौरन ही गरम गरम इंसानी खून का प्याला उसके सामने हाजिर था। उसने ताजा ताजा खून पिया और प्याला एक तरफ रख दिया, जो फौरन ही गायब हो गया। अब अर्जुन को इंसानी खून और गोश्त की तलब ना होती थी, क्योंकि वो हर रोज रात को इसी तरह तिलिस्मी अंगूठी से इंसानी खून मंगवाकर पीता। खून पीकर वो लेट गया और इंस्पेक्टर कादरी के मुतालिक सोचकर मुस्कुराने लगा और सोचने लगा, बेवकूफ मुझसे टक्कर लेता है, अब मेरा इंतजार करता रहेगा। इधर इंस्पेक्टर ने अपनी रिडीम डायल रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 10:15 बज चुके थे, मगर अर्जुन का दूर दूर तक भी पता नहीं था। उसने सोचा, तो उस घोर आत्मा का आने का इरादा नहीं है। वो ये सोच रहा होगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो वो मेरा क्या करेगा, मगर अब उस अर्जुन को अपनी ताकत दिखाना ही पड़ेगी। ये सोचकर उसने फौरन ही अपनी जेब से वो मोबाइल फोन निकाला, जिसके 0 और 9 के हिस्से पर उसने अर्जुन की उंगलियां रखवाकर अमल बढ़ा था। उसने एक बार फिर सड़क पर नजर डाली और अपनी जेब की पिछली सीट से चांदी का पिंजरा उठाकर अगली सीट पे रखा और खुद जीप की अगली सीट पर बाहर की तरफ पाँव लटका के बैठ गया और मोबाइल ऑन करके 0 और 9 का हिस्सा दबा दिया। जैसे ही इंस्पेक्टर ने 0 और 9 का हिस्सा दबाया, उस मोबाइल से सफेद धुआं सा निकला और गायब हो गया। दूसरे ही लम्हे वो धुआं अर्जुन के जिस्म में दाखिल हो चुका था। एकदम अर्जुन के जिस्म में बेचैनी सी फैल गई। अब उसका जिस्म गर्म होने लगा। फिर कुछ ही देर में उसके जिस्म की तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। उसने उठना चाहा मगर हरकत ना कर सका। वो घबराकर अर्जुन के जिस्म से निकल आया। बाहर का दर्जा हरारत भी उसके लिए अजियतनाक था। यूं महसूस होता था जैसे उसकी रूह में आग सी भर दी गई हो। फिर उसने अपने आप पर गौर किया। वो एक सफेद से धुएं की लपेट में था। उसने उस धुएं से निकलना चाहा, मगर उस धुएं ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। फिर वो धुआं उस बदरू रागा बिन मलियान को खींचता हुआ कमरे से बाहर ले गया और फिर ऊपर की तरफ प्रवास करने लगा। कुछ ही देर में अर्जुन इंस्पेक्टर कादरी के सामने खड़ा था और धुआं अर्जुन से कुछ दूर उसके चारों तरफ फैला हुआ था, जैसे अर्जुन को धुएं ने अपने हिसार में ले रखा हो। धुएं के दूर होते ही अर्जुन की बेचैनी खत्म हो चुकी थी। वो फौरन ही समझ गया कि मुझे इंस्पेक्टर ने पकड़वाया है। वो बेबस होकर इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर ने तंजिया लहजे में पूछा, क्यों रागा बिन मलियान इंसान अशरफुल महलूकात है या नहीं? मगर रागा बिन मलियान खामोश खड़ा था। इंस्पेक्टर ने फिर कहा कि अगर इंसान अशरफुल महलूकात ना होता तो आज जमीन पर तुम्हारे जैसी बदरूहें, जिन, चुड़ैले और दूसरी नस्लें काबिज होती और इंसान कब का जमीन से आसमान पर वापस पहुंच चुका होता। फिर उसने रागा बिन मलियान से कहा, जाओ अर्जुन के जिस्म में वापस चले जाओ। मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूँ। 10 मिनट से पहले पहले यहाँ वापस आ जाओ और अतमाल की गिरफ्तारी के लिए चल दो, वरना अगर मैं तुम्हें घर से बुलवा सकता हूँ तो तुम्हें हमेशा के लिए आतिशी अजियत में भी मुब्तला कर सकता हूँ। ये कहकर उसने मोबाइल फोन का बटन ऑफ किया और रागा बिन मलियान की बदरू का सफेद धुएं का हिसार गायब हो गया। रागा बिन मलियान को इंस्पेक्टर की ताकत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो तीर की तरह सीधा शंकर की घर पहुंचा। शंकर अभी तक सो रहा था और अर्जुन का जिस्म बिस्तर पर पड़ा था। वो फौरन ही अर्जुन के जिस्म में दाखिल हुआ और फिर बिस्तर से उठकर आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर सहन में आया। बाहर सहन में आकर वो छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ गली में उतर गया। गली में उतरते ही उसने इधर उधर देखा, मगर दूर दूर तक कोई न था। फिर उसने भागना शुरू कर दिया। वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी की तरह भाग रहा था। कई गाड़ियों वालों की उस पर नजर पड़ी, मगर वो चश्मे ज़दन में ही बहुत दूर निकल जाता था। अब उसका रुख जमुना के पुल की तरफ था। अभी 10 मिनट पूरे होने में कुछ सेकंड बाकी थे कि वो इंस्पेक्टर के सामने पहुंच गया और खड़ा होकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। उसका सांस पूरी तरह फूला हुआ था। उसे देखकर इंस्पेक्टर मुस्कुराया और कहा, तुम्हारा ख्याल होगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो कादरी मेरा क्या करेगा, मगर तुमने देख लिया कि मैं तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मेरे काम में किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। अर्जुन ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए कहा, ठीक है इंस्पेक्टर साहिब, अब चिंता मत करे, मैं अतमाल को पकड़ कर लाऊंगा। ठीक है, उठाओ ये पिंजरा और अतमाल को पकड़ कर लाओ। अर्जुन ने एक नजर पिंजरे की तरफ देखा। पिंजरा अंधेरे में चमक रहा था। अर्जुन ने कहा, इंस्पेक्टर साहिब, मैं अतमाल को पकड़ कर लाता हूँ। ये पिंजरा आप यहीं रहने दे, क्योंकि इससे मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, तुम जाओ। यहाँ से कुछ दूर एक वीरान हवेली है। मेरी इत्तला के मुताबिक अतमाल उसी हवेली में रह रहा है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, अब मेरा उसी जगह इंतजार करे, मैं 1 घंटे तक लौट आऊंगा। ये कहकर अर्जुन तेज तेज इंस्पेक्टर के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। ऐसे में वही खौफनाक चमगादड़ जिसे इंस्पेक्टर ने पकड़ा था वो आजाद हो गई थी। उड़ती हुई अर्जुन के पीछे पीछे चली गई। वो काफी देर से इंस्पेक्टर के ऊपर मंडला रही थी, मगर काफी ऊंचाई पर थी।
इसलिए इंस्पेक्टर को पता ही न चला था। अर्जुन के घर से निकलते ही शंकर ने आंखें खोली और उठकर टीवी ऑन किया। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर टीवी एक तरफ फूंक मारी और टीवी पर अर्जुन नजर आने लगा, जो कि भागता हुआ नजर आ रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन इंस्पेक्टर के सामने खड़ा था। इंस्पेक्टर के हाथ में मोबाइल फोन देखकर शंकर ने कहा, इसका मतलब है कि अर्जुन इंस्पेक्टर के काबू आ ही गया। फिर अर्जुन ने इंस्पेक्टर से बातचीत की और फिर तेज कदम उठाता हुआ चल दिया। कुछ ही देर में अर्जुन उस वीरान इमारत के सामने खड़ा था। अंधेरे में वो इमारत किसी अफरियत की तरह दिखाई दे रही थी। उसके सामने पहुंचकर अर्जुन ने एक करीहा चीख मारी। उसकी चीख सुनते ही अतमाल गोली की तरह इमारत से बाहर आया। अर्जुन की सूरत बड़ी भयानक हो चुकी थी और वो सरापा शैतान नजर आ रहा था। उसे देखते ही अतमाल खतरा भांप गया। फिर उसके मुंह से भी खड़खड़ाहट, बड़ी गराहटें निकलने लगी। अब उसका कद बढ़कर अर्जुन के बराबर हो गया। उसके जिस्म पर बाल भी निकल आए और उसकी शक्ल भी खौफनाक हो चुकी थी। अब दो राक्षस एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे पर हमले के लिए तैयार खड़े थे, मगर वो एक दूसरे से नावाकिफ थे। एक राक्षस बाप था, दूसरा राक्षस बेटा था। बेटे के सामने बाप था। ये दो राक्षस की ही नहीं बल्कि बाप बेटा की खूनी जंग थी। खून अपने खून का प्यासा हो चुका था। ऐसे में आकाश पर वही खौफनाक चमगादड़ चीख रही थी और उन्हें लड़ने से रोक रही थी, मगर उसकी आंखों में तो खून उतरा हुआ था। चश्मे सदर में उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले और जोर आजमाई करने लगे। अर्जुन के हाथों में ताकत थी तो अतमाल भी उसी का बेटा था। वो कैसे हार मान लेता। अर्जुन ने अतमाल को उठाकर जमीन पर दे मारा। अतमाल ने जमीन पर गिरते ही अर्जुन की पिंडली चबा डाली। अर्जुन ने उसे लात मारकर दूर फेंका, मगर अतमाल फौरन ही अर्जुन से लिपट गया। अर्जुन भी आखिर उसका बाप था। उसने अतमाल को जमीन पर गिराया और खुद उस पर चढ़ बैठा और गोसे मार मारकर उसे लहू लुहान कर दिया। मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसका अपना ही खून है। वो खौफनाक चमगादड़ उनके करीब आ चुकी थी और चीख चीख कर अर्जुन को रोक रही थी। कई बार वो अर्जुन पर झपट भी पड़ी, मगर इस पर तो खून सवार था। उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर मैंने अतमाल को इंस्पेक्टर के हवाले न किया तो वो मुझे अजियतें दे देकर मार डालेगा। अतमाल अब जमीन पे पड़ा था और अर्जुन उस पर लातें बरसा रहा था। कुछ ही देर में अर्जुन ने अतमाल को मार मार कर बेहोश कर दिया। अब अतमाल की तमाम मैशत खत्म हो चुकी थी और वो किसी मासूम बच्चे की तरह बेसुध पड़ा था। अर्जुन ने उसे उठाकर कांधे पे लादा और आहिस्ता आहिस्ता इंस्पेक्टर की तरफ चल पड़ा, क्योंकि अब वो काफी थक चुका था। वही खौफनाक चमगादड़ अब भी अर्जुन के ऊपर मंडला रही थी। फिर वो अर्जुन के सामने आकर उससे टकरा गई। अब अर्जुन के सामने चमगादड़ की बजाय रूपा खड़ी थी। वही रूपा जिसकी अर्जुन ने इज्जत लूट ली थी। रूपा को देखते ही अर्जुन ठटक के रुका। रूपा उसी गाउन में मलबूस थी जिसमें अर्जुन ने उसकी इज्जत लूटी थी। अर्जुन के रुकते ही रूपा ने पूछा, अतमाल को कहाँ ले जा रहे हो? इसे इंस्पेक्टर कादरी के हवाले करना है। रूपा ने कहा, तुम पहले पिता हो जो अपने हाथ से अपने बच्चे को मौत के मुंह धकेल रहे हो। अर्जुन रूपा से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं था, क्योंकि वो तो खुद एक बदरूह था। उसने हैरत से रूपा की बात सुनी और पूछा, ये मेरा बेटा कैसे हो सकता है? याद करो वो रात जब तुमने मेरी इज्जत लूटी थी और उसके बाद ही मैंने अतमाल को जन्म दिया था। मैं इसकी माता हूँ और तुम इसके पिता हो, और ये बात मैं तुम्हें थाने में भी बता रही थी, मगर इंस्पेक्टर ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। तुम कैसे पिता हो? तुमने अपने ही बच्चे को मार मार के अधमुआ कर दिया। याद रख, अतमाल को पकड़ने के बाद वो तुझे भी कैदी कर देगा। वो जानता है कि अतमाल तेरा बेटा है, इसलिए उसने उसे गिरफ्तार करने के लिए तुम्हें मजबूर किया। अर्जुन ने सुनकर लहूलुहान अतमाल को कंधे से उतारकर प्यार करना शुरू कर दिया और उसका खून आलू चेहरा साफ किया। उसके जख्म ठीक हो चुके थे, क्योंकि वो एक बदरू का बेटा था। अतमाल अभी तक बेहोश था। अर्जुन ने रूपा से कहा, उस इंस्पेक्टर ने मुझे मजबूर करके घर से बुलवाया था। मेरा तो आने का इरादा नहीं था। रूपा ने कहा, उसने तुम्हारी रूह का ताल्लुक अपने मोबाइल फोन से जोड़ लिया है और उसी के जरिए तुम्हें अजियतें देकर आने पर मजबूर करता है। इसका एक ही हल है कि उसने जिस उंगली से तेरा ताल्लुक मोबाइल फोन के साथ जोड़ा, उस उंगली को तोड़ दो। इस तरह तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा और तुम आजाद हो जाओगे। अर्जुन ने अपनी 2 उंगलियां जो इंस्पेक्टर ने 0 और 9 के हिंसे पर रखवाई थी चिबाकर अलग कर दी और थूक दी, मगर उसके चेहरे पर किसी किस्म की तकलीफ के आसार न थे। उसने अतमाल को प्यार करके उसी वीरान इमारत के दरवाजे के करीब लटाया और रूपा से कहा, तुम इसका ख्याल करना। अब मैं चलता हूँ, कहीं शंकर जाग न गया हो, वो मुझे घर न पाकर परेशान होगा। रूपा ने कहा, अब तुम पुल की तरफ ना जाना, बल्कि थोड़ा आगे बड़ा पुल है जहाँ से रेलगाड़ी गुजरती है, उस तरफ से चले जाओ। फिर अर्जुन बड़े पुल की तरफ भाग पड़ा और इधर से होता हुआ चक्कर काटकर फिर उसी सड़क पर आया और घर की तरफ भागना शुरू कर दिया।
इंस्पेक्टर काफी देर तक अर्जुन का इंतजार करता रहा, मगर अर्जुन ने न आना था और न आया। काफी इंतजार के बाद इंस्पेक्टर ने जेब से मोबाइल निकालकर ऑन किया और उसका सिपर और नो का हिंसा दबाया, मगर कुछ भी ना हुआ। वो फौरन समझ गया कि अर्जुन की उंगलियां कट चुकी हैं और वो आजाद हो गया है। वो फौरन जीप लेकर उस वीरान हवेली के पास पहुंचा, मगर वहां कोई न था। हवेली के दरवाजे के बाहर अर्जुन की कटी हुई उंगलियां भी पड़ी थी, मगर अर्जुन का दूर दूर तक पता न था। वो हवेली में दाखिल हुआ, मगर अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने जीप में से टॉर्च उठाई और दोबारा हवेली में दाखिल हुआ। अब उसके एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे हाथ में टॉर्च थी। उसने सारी हवेली छान मारी, मगर अर्जुन और अतमाल दोनों ही का कुछ पता न चला। और पता भी कैसे चलता, अर्जुन तो वापस घर जा चुका था और अतमाल होश में आकर हवेली में लगे एक पुराने और घने बड़ की दरख्त पर छुपा बैठा था। काफी देर तलाश के बाद इंस्पेक्टर नाकाम वापस लौट आया। अभी अर्जुन को लेटे हुए चंद ही मिनट हुए थे कि शंकर उठ बैठा और अर्जुन को जगाने लगा। अर्जुन तो पहले ही जाग रहा था। उसने आंखें मलते हुए पूछा, क्या बात है? यार, मैं कुछ खतरा महसूस कर रहा हूँ। मुझे सपने में नजर आया कि इंस्पेक्टर यहाँ हमारे घर में हमें तलाश कर रहा है। इंस्पेक्टर का नाम सुनते ही अर्जुन ने सोचा, यकीनन वो मुझे वापस अपने पास न पाकर मेरी तलाश कर रहा होगा और हो सकता है वो अपने इल्म के जरिए यहाँ मेरी मौजूदगी से आगाह हो जाए और फिर यहाँ पहुंच जाए। अर्जुन ने कहा, यार, हो सकता है इंस्पेक्टर हमें तलाश करता हो और यहाँ पहुंच जाए। शंकर ने कहा, ठीक है, हमें अभी ये जगह छोड़नी पड़ेगी। अर्जुन ने पूछा, मगर हम इस वक्त कहाँ जाएंगे? शंकर ने कहा, आओ मेरे साथ, जगह मेरे पास है। फिर उसने अर्जुन को ताला और चाबी देकर कहा, तुम बाहर से ताला लगाकर दीवार फलांग कर आ जाओ, और खुद दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गया, जहाँ बैठकर वो मंत्र वगैरह पढ़ता था और लोगों से बातचीत करता था। अर्जुन भी ताला लगाकर वहां आया। शंकर ने दीवार पर लगी एक बकरे की खोपड़ी की आंख दबाई। फौरन ही दीवार में एक रास्ता जाहिर हो गया, जिसमें नीचे की तरफ सीढ़ियां उतरती दिखाई दे रही थी। वो उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे था। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे आए। ऊपर का रास्ता बंद हो चुका था। नीचे एक छोटा सा तहखाना था, मगर वहां कोई सामान वगैरह न था। कच्चे फर्श पर एक दरी बिछी हुई थी, जिस पर 2-3 गांव तकिए लगे हुए थे। अर्जुन ने कहा, यार, ये तो बड़ी खुफिया जगह है। इंस्पेक्टर हमें यहाँ तलाश नहीं कर सकेगा। शंकर ने उस तहखाने में जलने वाले बल्ब को दाएं तरफ घुमाया तो उसके नीचे से दीवार एक तरफ को सिड़क गई। शंकर ने उस दूसरे तहखाने में दाखिल होते हुए कहा, इंस्पेक्टर को तुम नहीं जानते, वो जरूर इस तहखाने तक पहुंच जाएगा। अर्जुन भी शंकर के साथ उस दूसरे तहखाने में दाखिल हो गया। ये तहखाना अंदर से काफी सजा हुआ था। एक तरफ शानदार बेड लगा हुआ था, एक तरफ दीवार के साथ एक मेज पर एक टीवी रखा था। उस तहखाने में एक ट्यूब लाइट जल रही थी। फर्श पर भी तबीज कालीन बिछा हुआ था। इसके अलावा एक अलमारी में खाने पीने के बर्तन भी दिखाई दे रहे थे। शंकर बेड पर बैठ गया और अर्जुन भी उसके पास ही बैठ गया। शंकर ने कहा, अब हम कुछ महफूज जगह पर हैं, मगर फिर भी हमें इंस्पेक्टर की एक एक हरकत पर नजर रखनी पड़ेगी। अचानक ही शंकर की नजर अर्जुन के हाथ पर गई तो उसने चौंकते हुए पूछा, ये तुम्हारी उंगलियां कहाँ गई? यार, क्या बताऊं, इन उंगलियों की वजह से ही इंस्पेक्टर मेरा ताल्लुक अपने मोबाइल से जोड़ लिया था। जब तुम सो रहे थे तो उसने मुझे मोबाइल के बटन दबाकर जमुना के पार जंगल में बुलाया, मगर मुझे पता चल गया, इसलिए मैंने अपनी उंगलियां चिबाकर अलग कर दी और वहीं थूक दी। फिर घर आकर मैंने हाथ धोए और तुम्हारी वही तिलिस्मी मरहम लगाई, इसलिए उनके जख्म नजर नहीं आ रहे। शंकर ने कहा, अब तो हमें और भी ज्यादा एहतियात करना पड़ेगी, क्योंकि इंस्पेक्टर हर हाल में तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा। फिर उसने अर्जुन से कहा, जरा टीवी ऑन करना। अर्जुन ने जवाब दिया, यार, यहाँ जान पर बनी है और तुम्हें टीवी प्रोग्राम की पड़ी है। शंकर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो प्रोग्राम मैं देखना चाहता हूँ वो यकीनन तुम्हें भी पसंद आएगा। और अर्जुन ने न चाहते हुए भी टीवी का बटन ऑन कर दिया। शंकर ने एक मंत्र पढ़कर फूंका और टीवी की स्क्रीन पर इंस्पेक्टर का चेहरा नजर आया, जो अपने मातहतों को कई हिदायत दे रहा था, मगर आवाज साफ सुनाई न दे रही थी। इंस्पेक्टर का चेहरा देखते ही अर्जुन ने हैरानगी से कहा, अरे ये तो इंस्पेक्टर कादरी है। देखा, मैं ना कहता था कि ये प्रोग्राम तुम्हें जरूर पसंद आएगा। जरा टीवी की आवाज खोलो। और अर्जुन ने फौरन टीवी की आवाज खोल दी। अब आप आवाज सुनाई देने लगी। वो अपने मातहतों को हुक्म दे रहा था कि अर्जुन को हर हाल में गिरफ्तार करना है। मैं जानता हूँ वो इस वक्त कहाँ होगा। जिस जगह का मैं तुम्हें कहूँ उस जगह पहुंचकर तुमने फौरन घेरा डाल देना है, मगर अर्जुन को जिंदा गिरफ्तार करना है। इस पर कोई गोली ना चलाए, वैसे भी इस पर गोली का असर शायद ही होगा। फिर उसने जीप में बैठकर अपनी जीप से अर्जुन की कटी हुई उंगलियां निकाली और उन पर कुछ पड़कर सड़क पर फेंक दी।
सड़क पर गिरते ही अर्जुन की उंगलियां सीधी खड़ी होकर दौड़ने लगी और इंस्पेक्टर ने जीप उन उंगलियों के ताकू में डाल डाली। जीप में 7-8 सिपाही राइफलें लिए बैठे थे और अर्जुन की उंगलियों को दौड़ते हुए हैरत से देख रहे थे। उन उंगलियों की रफ्तार काफी तेज थी और वो जीप से काफी आगे निकल गई थी। ये देखकर शंकर ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तुम्हारी उंगलियां तो हमें मरवा देंगी। इंस्पेक्टर यकीनन हम तक पहुंच जाएगा। अर्जुन ने तशवीशनाक लहजे में पूछा, अब क्या होगा? इस तरह तो हम मारे जाएंगे। शंकर ने कहा, मैं उसका इंतजाम करता हूँ, मगर जैसे कि मैं इशारा करूँ तुम दोनों हाथ सर से ऊपर करके फौरन नीचे कर लेना। अर्जुन ने कहा, ठीक है। फिर शंकर सोमनाथी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उंगलियां बड़ी तेजी के साथ शंकर के घर की तरफ दौड़ रही थी और इंस्पेक्टर उन पर नजर रखे हुए था। शंकर ने मंत्र पढ़कर जैसे ही इशारा किया, अर्जुन ने दोनों हाथ बुलंद करके फौरन नीचे कर लिए। रात का वक्त था और इंस्पेक्टर की जीप की हेडलाइट्स अर्जुन की उंगलियों पर रोशनी डाल रही थी। ऐसे में अचानक दो हाथ सड़क से बाहर निकले और उंगलियां उन हाथों के साथ जुड़ गई और हाथ गायब हो गए। ये अर्जुन के हाथ थे जिनकी उंगलियां वापस जुड़ चुकी थी। अर्जुन ने हैरत से अपने हाथों को देखा और शंकर की तरफ देखकर बेख्तियार मुस्कुरा उठा और कहने लगा, यार वाकई तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो। और जवाब में शंकर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और टीवी की तरफ देखने लगा जहां इंस्पेक्टर परेशान नजर आ रहा था। सड़क से हाथों के निकलते और उंगलियों समेत गायब होते ही इंस्पेक्टर ने फौरन जीप रोकी और नीचे उतरकर सड़क का जायजा ले रहा था। वो समझ चुका था कि दुश्मन का वार चल गया है और उंगलियां वापस हाथों के साथ जुड़ चुकी हैं, मगर वो इस बात पर हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि अर्जुन जब इससे मिला था तो उसने उसे अच्छी तरह चेक किया था। उसने सोचा यकीनन उसका दोस्त जादूगर होगा और ये काम उसी का है। सिपाही भी हाथों में टार्च लिए उंगलियां तलाश कर रहे थे, मगर उंगलियां वहां होती तो मिलती। इंस्पेक्टर ने एक सिपाही से पूछा, मंगत राम, कल सुबह तुमने अर्जुन को कहाँ छोड़ा था? सिपाही ने जवाब दिया, सर मैंने उसे हलवाई की दुकान पे छोड़ा और आपके इशारे के मुताबिक उसका पीछा भी किया था। वो नाश्ता लेकर सीधा जादूगर के घर गया था। चलो आगे बैठो और शंकर के घर का रास्ता बताओ। फिर वो सब एक एक बार फिर शंकर के घर की तरफ रवा दवा थे। उन्हें उधर आता देखकर अर्जुन ने पूछा, अब क्या होगा? ये तो इधर ही आ रहा है। कुछ नहीं होगा, इन्हें आने दो और अपनी तसल्ली कर लेने दो, वरना ये बार बार यहाँ आकर हमें तंग करेगा। कुछ ही देर के बाद इंस्पेक्टर की जीप शंकर के घर के बाहर खड़ी थी और वो सिपाही इंस्पेक्टर समेत दीवार फलांगकर शंकर के घर में दाखिल हो चुके थे। दोनों कमरे खाली थे और शंकर और अर्जुन का कुछ पता न था। इंस्पेक्टर ने पहले सोने के कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया। उसने बिस्तर की तरफ देखा और कहा, बिस्तर की शिकनें तो जाहिर कर रही हैं कि वो दोनों कुछ देर पहले यहाँ थे। फिर उसने सिपाही से कहा, हो सकता है यहाँ कोई तहखाना हो, अच्छी तरह तलाशी लो। काफी देर तलाशी के बावजूद भी वहाँ किसी तहखाने का सुराग न मिला। फिर वो दूसरे कमरे में आए और दीवारें ठोंक बजाकर देखने लगे। एक जगह इंस्पेक्टर कादरी को कुछ शक हुआ। उस जगह के ऊपर एक बकरे की खोपड़ी दीवार पर आवेजा थी। उसने उस बकरे की सींग खींचे, जबड़ा हिलाया, मगर तहखाने का दरवाजा ना खुला। इंस्पेक्टर ने खोपड़ी का बड़ी गौर से जायजा लिया और फिर अचानक उसने बकरे की खोपड़ी में मौजूद आंखों को दबाया तो फौरन एक तरफ से दीवार सिड़क गई। अब नीचे उतरती सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। वो 2-3 सिपाहियों के साथ नीचे आया, मगर तहखाना खाली था। उसने कहा, वो कहीं फरार हो गए हैं। फिर वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए। अब सुबह हो रही थी और हर तरफ हल्का हल्का उजाला फैल चुका था, मगर इंस्पेक्टर की जीप का रुख शहर से बाहर जमुना के पुल की तरफ था। कुछ ही देर में उसकी जीप उसी वीरान हवेली के सामने पहुंच चुकी थी जिसमें अतमाल छुपा हुआ था। चांदी का पिंजरा अब भी उसकी जीप में था। उसने एक सिपाही को पिंजरा लाने को कहा और खुद दूसरे सिपाहियों के साथ वीरान हवेली की तरफ बढ़ गया। उसके टूटे हुए दरवाजे से गुजरकर वो जैसे ही अंदर पहुंचे, अतमाल सामने ही दरख्त के नीचे आराम से सोता नजर आया। उनके बूटों की धमक सुनते ही उसने आंखें खोली और यकदम खड़ा हो गया, मगर इससे पहले कि वो भागता, सिपाहियों ने उसके गिर्द घेरा डाल दिया। अब वो 6-7 राइफलों की जिद में था। उनको देखते ही उसने एक भयानक चीख मारी और बदरू के रूप में आ गया। उसको बदरू के रूप में देखते ही सिपाहियों के हाथों से राइफलें छूटकर जमीन पर गिर पड़ी, मगर इंस्पेक्टर ने जल्दी से सिपाही के हाथ से चांदी का पिंजरा लेके उसके सामने रखा और बुलंद आवाज में सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी। उसके तिलावत शुरू करते ही अतमाल तड़पकर जमीन पे गिरा और माही बेआब की तरह तड़पने लगा। उसको देखते ही शंकर ने कहा, यार अर्जुन, ये तो किसी बदरू का बेटा लगता है। अर्जुन ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए कहा, यार ये उसी चमगादड़ का बच्चा है जिसको हमने इंस्पेक्टर की कैद से निजात दिलाई थी। मुझे उसी दिन इंस्पेक्टर ने बताया था कि मैं इसके बेटे अतमाल को पकड़ना चाहता था, मगर ये चमगादड़ पिंजरे में दाखिल हो गई और अतमाल फरार हो गया।
मगर मैं जल्द ही इसे गिरफ्तार कर लूंगा। इंस्पेक्टर की तिलावत शुरू करते ही शंकर ने टीवी की आवाज बंद कर दी कि कहीं अर्जुन की हालत भी अथमाल जैसी ना हो जाए। अर्जुन की बात सुनकर शंकर ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बदरूहों का शिकारी है, अब ये अथमाल को नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर अब भी तिलावत कर रहा था मगर टीवी की आवाज बंद होने की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अथमाल अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से इंसानी बच्चे के रूप में आ रहा था। उसकी माता चमगादड़ के रूप में इंस्पेक्टर के ऊपर मंडला रही थी मगर तिलावत की वजह से नीचे ना आ रही थी। सिपाही भी सख्ते के आलम में खड़े अथमाल को देख रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चा बन रहा था। अचानक से जमीन छक हुई और उसमें से शराब बरामद हुआ। दूसरे ही लम्हे वो अथमाल को उठाकर वापस जमीन में उतर गया और जमीन बराबर हो गई। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इंस्पेक्टर को भी कुछ करने का मौका न मिला और वो देखता ही रह गया। मगर अब क्या हो सकता था, अथमाल तो उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था। शलराब को देखते ही शंकर ने कहा, यार ये तो वही शख्स था जो हमें रेगिस्तान में नजर आया था और तुमसे किसी अजीब सी जुबान में बात कर रहा था, मगर इसका अथमाल से क्या ताल्लुक? अर्जुन ने कहा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये अथमाल को कहाँ ले गया और इससे इसका क्या संबंध है। इंस्पेक्टर अपनी सिपाहियों समेत वापस चल पड़ा और अब उसका रुख थाने की तरफ था। शंकर ने उठकर टीवी बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया और कहा, ये इंस्पेक्टर बड़ा ही खतरनाक आदमी है। अथमाल के गायब हो जाने के बाद वो तुम्हें हर हाल में गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा, इसलिए हमें मजीद 1-2 दिन इसी तहखाने में रहना पड़ेगा। जब तक मेरा दोस्त जादूगर नहीं आ जाता हम यहीं रहेंगे और फिर इसे मालूमात करके ही कोई लाया अमल तैयार करेंगे और जितनी जल्दी हो सका दिल्ली शहर छोड़ देंगे। जादूगरों का पिताज बादशाह रूहू, जिन्नू, चुड़ैलों और दूसरी मावराई शक्तियों के लिए दहशत की अलामत सामरी अपने किले में मौजूद था। सामरी का किला मुस्कित के इलाके वादी दिक्कम में शुमाल की तरफ एक पहाड़ी मुकाम पर वाक़ है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 1000 से 1500 फुट के करीब बुलंद है। यहाँ पर सख्त गर्मियों में भी मौसम ठंडा रहता है। वादी दिक्कम के मुकाम पर सड़क के ऐन बीच में एक बरसाती पानी का बहाव है जो कि आम हालात में तकरीबन 1-1.5 फुट तक रहता है और इसका पानी बर्फ की तरह ठंडा होता है। लेकिन बारिश के मौसम में यहाँ पानी की सतह काफी बुलंद हो जाती है जिसकी वजह से गाड़ियों का रास्ता बंद हो जाता है। इस ठंडे पानी को अरबी में वादी कहते हैं। यहाँ से सलाला शहर का फासला तकरीबन 300 किलोमीटर है। यहाँ वादी दक्कम के इलाके के चारों तरफ सख्त गर्मी पड़ती है मगर वादी में पहुँचते ही ठंडी हवाएं इस्तकबाल करती हैं। ये ठंडी हवाएं सामरी की रफीक बदरूहों की बदौलत और भी यखबस्ता हो जाती हैं। यहाँ पहुंचकर अक्सर ड्राइवर को नींद आने लगती है क्योंकि शदीद गर्मी के सताए हुए ड्राइवर यहाँ पर गाड़ी रोककर आराम करने की कोशिश करते हैं मगर जो ड्राइवर इस वादी की नजाकत को जानते हैं वो कभी भी यहाँ ब्रेक नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पर सामरी और उसकी रफीक बदरूहों, जिन्नू, चुड़ैलों वगैरह की हुक्मरानी है। जो ड्राइवर यहाँ रुककर हाथ मुंह धोने या इस पानी में नहाने के चक्कर में पड़ता है वो शाज़ो नादर ही वहाँ से जिंदा वापिस जाता है। वादी दक्कम का इलाका तकरीबन 8-10 किलोमीटर पर मुहित है। वादी दक्कम के मुकाम पर सामरी के किले की तरफ से अक्सर ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई शादी का समा हो। आपको दूर से ढोल ताशे पीटने की आवाजें सुनाई देंगी मगर वादी दक्कम में दाखिल होते ही तमाम शोर खत्म हो जाएगा और एक अजीब सी वहशत और सन्नाटा महसूस होगा। अगर आप ऊपर किले की तरफ जाना चाहे तो मस्कत के मकामी लोग आपको कभी भी वहां नहीं जाने देंगे। काले पत्थरों से बने हुए इस किले में चारों तरफ कमरे बने हुए हैं जिनकी हालत अब काफी खस्ता हो चुकी है। इसके सदर दरवाजे का एक हिस्सा मुनहम हो चुका है। आज की रात भी सामरी के किले में जश्न का समा था। सामरी इस वक्त सहन में बिछे हुए एक नफीस तख्त पर बैठा हुआ था। उसका कद तकरीबन 9 गज था। गंदमी स्याह रंगत, चौड़ी छाती उसकी शक्ल देखते ही एक खौफसा एहसास पर सवार हो जाता था। उसके पास एक नौजवान लड़की लिबास से बेनियाज खड़ी थी जो उसको वक्फे वक्फे से चांदी की बेशकीमत सुराही से शराब एक निहायत कीमती जुमुर्द के प्याले में उंडेल उंडेल कर पेश कर रही थी। उसके तख्त पोश से कुछ दूर एक संगी चबूतरे पर एक बहुत बड़ा चिराग नस्ब था जिसकी सोप से भी ज्यादा बत्तियां थी और हर बत्ती के ऊपरी हिस्से पर एक इंसानी आंख लटक रही थी। उस चिराग में इंसानी खून भरा हुआ था और उसकी बत्तियों की तमाम आंखें बिजली के बल्बों की तरह रोशन थी और उस रोशनी में किले के दरो दीवार बड़े वाज़ेह नजर आ रहे थे। इसी तरह का एक छोटा सा चिराग जिसमें सिर्फ एक आंख वाली बत्ती थी हर कमरे में रोशन था। सामरी के तख्त पोश के पीछे 3 निहायत भयानक शक्ल के जिन हाथों में तलवारें थामे साकित खड़े थे। सहन के दूसरी तरफ 2 लाइनों में संगीत चबूतरों पर अजीबो गरीब शक्लों के लोग बैठे नजर आ रहे थे। 2 हसीन रकासाएं बरहना रक्स पेश कर रही थी। निहायत दिलकश मौसीकी पर उनके थड़कते बरहना जिस्म
दावते गुनाह दे रहे थे और सामरी समेत वो सबके सब उस रंगीन महफिल से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। यकायक मौसीकी बंद हुई, रक्साएं जहां थी वहीं पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गई। संगीत चबूतरों पर बैठे हुए लोग भी पत्थर के हो चुके थे। ऐसे में सहन की पथरीली जमीन शक हुई और उसमें से शलराग बरामद हुआ। उसके हाथों में एक मासूम सा बच्चा था। ये आत्माल था। शलराग ने आते ही सामरी के आगे झुकिया और कहने लगा, आका सामरी, मैंने आपके हुक्म के मुताबिक रागा बिन मलियान पर नजर रखी हुई है और उसे कई बार आपसे मिलने से मना कर चुका हूँ, मगर वो आपसे मिलने की कोशिश में है। मैंने आपका हुक्म भी उसे पहुंचाया कि आप उसे मिलना नहीं चाहते, मगर वो कहता है कि मैं हर कीमत पर आपसे एक बार मिलूंगा। मैंने उसे एक रेगिस्तान में फंसाया था, मगर वो अपने एक दोस्त जादूगर के जरिए वहां से बच निकला। ये मेरे हाथों में उसका बेटा है, इसका नाम अतमाल है। मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। मेरा ख्याल है हमें इससे बराह रास्त टकराने की बजाय इसके बेटे को कोई ताकतवर शक्ति दे देनी चाहिए और फिर इसको उससे टकरा देना चाहिए। ये अभी तो बच्चा है, मगर 2-3 माह में इस काबिल हो जाएगा कि किसी भी शक्ति की ताकत इसमें समा जाएगी। सामरी ने हाथ बढ़ाकर अतमाल को उसके हाथ से लिया और सूंघकर कहा, वाकई ये रागा का बेटा है। मुझे इसके जिस्म से रागा के खून की बू आ रही है। ये हमें बहुत काम देगा। फिर उसने अतमाल को अपने पीछे खड़े एक खौफनाक शक्ल के जिन के हवाले करते हुए कहा, संदाश, इसका खास ख्याल रखना, आज ये तुम्हारे पास रहेगा। ये कहकर उसने शलराग की तरफ देखा और कहा, शलराग, रागा बिन मलियान और उस जादूगर पर खास नजर रखो। उन दोनों को हम तक नहीं पहुंचना चाहिए और ना ही रागा को ये मालूम होना चाहिए कि हमने उसे धोखे से मारा था और उससे खून से नहाकर अब्दी जिंदगी हासिल करने का चाप किया था। अगर उसे पता चल गया तो वो हमें हर हाल में मारने की कोशिश करेगा। हमने अपनी जिंदगी तो हासिल कर ली, मगर हमारे मारे जाने का एक तरीका अब भी मौजूद है जो कि कोई नहीं जानता। मगर हमने उसे 7000 बदरूहों की ताकत बख्शकर जो गलती की थी वही हमारी मौत का सबब बन सकती है, क्योंकि वो 7000 बदरूहों की ताकत की वजह से मुझे मारने की तरकीब से वाकिफ हो सकता है। हमने बड़ी एहतियात की थी और इसीलिए उसका ताबूत हजारों मील 2 हिंदुस्तानी में दफन कराया था ताकि वो कभी भी अपने जिस्म से ना मिल सके। अभी तो वो अपनी बदरूहों की शक्ति से अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं ले सकता। अगर उसने अपना जिस्म हासिल कर लिया तो फिर वो अपनी बदरूहों की शक्ति से हर तरह का काम ले सकेगा और ऐसा हो गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने उससे धोखा किया था। ऐसी सूरत में वो मेरे लिए अजाब बन जाएगा। बेहतर यही है कि उसे हिंदुस्तान में ही मसरूफ रखो ताकि वो हम तक पहुंच ना सके। शलराग ने कहा, आका, आपने उसका जिस्म क्यों रखा हुआ है? आप उसके जिस्म को खत्म कर दे, ना उसका जिस्म होगा और ना ही वो इसे हासिल कर सकेगा। सामरी ने मुस्कुराकर शलराग की तरफ देखा और कहा, अगर तुम ऐसे सब राजों को जानते तो आज मेरी जगह होते। रागा बिन मलियान का जिस्म बलिदानी जिस्म है, उसे खत्म करना मुमकिन नहीं। शलराग ने कहा, ठीक है आका, मैं आपके हुक्म के मुताबिक उसे यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा। ये कहकर वो जमीन में उतरा और जमीन बराबर हो गई। उसके साथ ही रक्स सरूर की महफिल फिर से शुरू हो गई। पत्थर के बने हुए तमाम लोग फिर से जिंदा नजर आने लगे और रकासाओं ने एक तोबा शिकन अगराई लेकर फिर से रक्स शुरू कर दिया और सामरी फिर से शराब में डूब गया। अतमाल अब भी संदाश इनकी गोद में था और फटी फटी निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। यकायक सामरी ने हाथ का इशारा किया और रक्स की महफिल खत्म हो गई। अब ना कोई रकासा थी और ना ही कोई दूसरा जीरो। वो सब के सब गायब हो चुके थे। ऐसे में एक खौफनाक शक्ल की चुड़ैल एक लड़की के साथ हाजिर हुई। लड़की के नकूश बता रहे थे कि वो कोई मकामी लड़की है। दुल्हन के रूप में सजी वो लड़की आकाश से उतरी कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। उस चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़कर सामरी के करीब तख्त पोश पर बिठाया। वो सहरज़दा सी लगती थी। उसको बिठाते ही वो चुड़ैल गायब हो गई और उसके साथ ही सामरी के सिरहाने की तरफ खड़े तीनों जिन भी अतमाल समेत गायब हो गए। सामरी ने लड़की की तरफ देखकर हाथ का इशारा किया। इशारा करते ही लड़की घबराकर उठ खड़ी हुई। यूं लगता था जैसे वो लड़की अब होश में आई है। वो खौफजदा होकर चीखने लगी, मगर सामरी ने उसे किसी गुरिया की तरह उठाकर तख्त पोश पे गिराया और उसका लिबास तार तार करना शुरू कर दिया। लड़की चीख रही थी और उसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर सामरी पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हो रहा था और ना ही लड़की में इतनी ताकत थी कि उसकी गिरफ्त से निकल सकती। लिबास से आजाद होने के बाद लड़की बेबसी से तिलमिला रही थी, मगर उसकी कोई पेश नहीं जा रही थी। फिर कुछ ही देर के बाद उस लड़की ने एक दिलदोज चीख मारी और कटी हुई मुर्गी की तरह तड़पने लगी, मगर सामरी उसकी फलक शगाफ चीखों से बेनियाज अपने मन की प्यास बुझाने में मसरूफ था। लड़की कुछ देर तड़पने के बाद साकित हो गई, मगर सामरी फिर भी उसके मुर्दा जिस्म को झंझोड़ने में मसरूफ था।
फिर कुछ ही देर के बाद वो तख्तपोश पर लेटा अपनी उतरती चढ़ती सांसों को दुरुस्त कर रहा था। उसके बाद वो उठकर गायब हो गया। उसके गायब होते ही किले के कमरों से बदरूहें निकल निकल कर लड़की के मुर्दा जिस्म पर टूट पड़ी। चंद ही लम्हों में वहां लड़की का नामो निशान भी बाकी न था। बेदरपे नाकामियों ने इंस्पेक्टर के दिमाग की चोले खिलाकर रख दी थी। वो बड़े गुस्से में दिखाई देता था। ये उसकी जिंदगी का पहले मौका था कि उसे बार बार नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। इस वक्त वो अपने कमरे में बैठा हुआ हालात वाकयात पर गौर कर रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अतमार को चुरा ले जाने वाला अजीब सी शक्ल वाला वो कौन आदमी था। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया और वो बिजली की तेजी के साथ उठकर बाहर सहन में आया और फिर तेजी के साथ सीढ़ियां फलांगता हुआ थाने की छत पर जा पहुंचा। फिर उसने दायां हाथ आगे करके कुछ पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर के बाद उसके हाथ में एक सुनहरी मक्खी बैठी नजर आई, जो आम मक्खी से भी छोटी थी। इंस्पेक्टर ने कुछ पढ़कर उसकी तरफ फूंका, कहा, जाओ अपनी फौज के साथ अर्जुन के भेस में रागा बिन मलयान की बदरूह को तलाश करो और मुझे इतला दो कि उसके साथ ही दिल्ली शहर को चारों तरफ से घेर लो। रागा को किसी सूरत भी शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सुनते ही सुनहरी मक्खी उड़ गई और इंस्पेक्टर कादरी वापस अपने कमरे में आकर लेट गया। उसका ख्याल था कि अर्जुन और शंकर सोमनाथी अभी दिल्ली शहर में ही होंगे और वो जरूर यहाँ से भागने की कोशिश में होंगे। इसीलिए उसने दिल्ली शहर पर सुनहरी मक्खियों का हिसाब लगा दिया। अब ये मुमकिन नहीं था कि अर्जुन और शंकर ये शहर छोड़कर जा सकते।